स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1 और 2 एंड चैप्टर 5 to 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उससे ही पहले हम लोगों ने MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत और MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास के काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए थे। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 11 उभरती शक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। उभरती शक्तियाँ, इसके अंतर्गत पहला कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को मध्य स्तरीय शक्तियाँ। आखिरकार मध्य स्तरीय शक्तियाँ होती क्या थी? शीत युद्ध के बाद कई सारे ऐसे देश थे जिनके आर्थिक पहलू में निरंतर विकास हो रहा था, अर्थात इनको विकासशील देश कहा जाता था। यह देश भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। और यह सब ऐसे देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास हो रहा था। यह ऐसे देशों की शक्तियों को कहा जाता है मध्य स्तरीय शक्ति। आइए इसके अंतर्गत आगे समझते हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्य स्तरीय शक्तियों का महत्वपूर्ण गठबंधन है। हमारे इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही है, इसमें मध्य स्तरीय जो शक्तियां हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन है। या किसी भी समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रभाव को डाल सकती हैं, किसी भी फैसले पे अपना पक्ष रखती हैं। इस कारण इन मध्य स्तरीय शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता। यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसके अंतर्गत आगे है, इसके आकार, स्थिति, मानकों अस्पष्ट नहीं है। यानी कि मध्य स्तरीय शक्तियां एग्जैक्टली कहाँ किसको जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं की गई है। यानी कि इसके आकार और इसकी स्थिति और इसके मानकों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका महत्व नकारा नहीं गया है। इसका जो महत्व है मध्य स्तरीय शक्तियों का, इनके महत्व को भी नकारा नहीं गया है। यानी कि इनका जो प्रभाव है विभिन्न पहलुओं पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए आगे समझते हैं। अपनी योग्यताओं एवं कौशल के बल पर इन्होंने महाशक्तियों के बल प्रयोग के व्यवहार पर नियंत्रण पाया है। यानी कि समकालीन देश में जो महाशक्तियां हैं, इनके बल प्रयोग के व्यवहार पर इन मध्य स्तरीय शक्तियों ने नियंत्रण पाया है। यानी कि यह अपने बल का नकारात्मक रूप से प्रयोग ना करें, इस चीज का पूरा ख्याल या इस चीज के नियंत्रण ये मध्य स्तरीय शक्तियां रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न मुद्दों पर अपनी सहमति प्रकट करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विभिन्न पहलुओं होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो एवं सामाजिक मुद्दे हों, इन पर ये मध्य स्तरीय शक्तियां अपनी सहमति प्रकट करती हैं और उस फैसले पर अपनी भागीदारी देती हैं। छोटे राज्यों से अधिक बुद्धिमान एवं गुणवान होती हैं। तो ये महाशक्तियां, ये मध्य स्तरीय शक्तियां छोटे राज्यों से अधिक बुद्धिमान होती हैं और अधिक गुणवान होती हैं। चाहे संसाधन का रूप हो, चाहे भौगोलिक रूप हो, ये मध्य स्तरीय शक्तियां जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इनसे बुद्धिमान और गुणवान होती हैं। यानी कि आपको अब समझ आ चुका होगा कि मध्य स्तरीय शक्तियां कहाँ किसे जाता है। मध्य स्तरीय शक्तियां वो होती हैं, ना तो ये महाशक्ति के रूप में आती हैं, ना ही ये एकदम छोटे निम्न विकास वाले राष्ट्रों के स्तर पर आती हैं। ये मध्य स्तरीय शक्तियां निरंतर विकासशील देशों के अंतर्गत आती हैं। इन शक्तियों को मध्य स्तरीय शक्तियां कहा जाता है। अगला है शीत युद्ध युग में मध्य स्तरीय शक्तियां। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक मध्य स्तरीय शक्ति देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार नहीं किया और इन्होंने नेटो ग्रुप को स्वीकार किया। उन्होंने नेटो ग्रुप को स्वीकार किया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया था, ना कि उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलनों को स्वीकार किया। लेकिन जो हमारा प्यारा भारत था, उसने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया और गुट निरपेक्ष की नीति का समर्थन दिया और जो महाशक्तियां थीं उनको हमारे भारत ने चुनौती दी। कहने का मतलब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जितनी भी मध्य स्तरीय शक्तियां थीं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो नेटो ग्रुप बनाया गया था वह उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन जो हमारा भारत था,
इसने एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया और गुट निरपेक्ष का सिद्धांत को अपनाया। गुट निरपेक्ष का सिद्धांत वो होता है जो विभिन्न महाशक्तियों द्वारा बनाए गए गुट का समर्थन ना कर कर एक पृथक गुट का समर्थन करे जो किसी भी महाशक्तियों के नियंत्रण से बाहर हो। तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया और महाशक्तियों को चुनौती दी। अभी भारत के बारे में हम आगे चैप्टर 17 में और अच्छे से इस बारे में विश्लेषण से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।